Welcome to my YouTube channel Nourishing Walidi. Types of relationship. Part 2. Therapeutic nurse-patient relationship. Mental health nursing. Social relationship, intimate relationship and therapeutic relationship. इसमें हम 3 टाइप के रिलेशन को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, सोशल रिलेशनशिप. कैन बी डिफाइन एज रिलेशनशिप दैट प्राइमरी इनिशिएट विद द पर्पज ऑफ फ्रेंडशिप, सोशलाइजेशन, एंजॉयमेंट एंड इनकम्प्लिस ए टास्क. इसमें जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं, इसमें प्राइमरी जो हमारा गोल होता है वो क्या होता है? फ्रेंडशिप, सोशलाइजेशन और एन्जॉयमेंट का, कि हमें उसको करना है. कैसे? फ्रेंडशिप भी कई प्रकार की होती है. जैसे जो लड़के होते हैं वो लड़की से फ्रेंडशिप करते हैं गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, बाद में कहते हैं कि प्यार हो गया एंड ऑल दैट. हम लोगों ने फिल्म में देखा ही होगा. और फिर होता है क्या? सोशलाइजेशन आप लोगों ने सोशोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारे बर्थ से ही सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. हम और इस सोशलाइजेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारी हेल्थ की डिफिनीशन में, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोशल वेलबींग, तो हर एक चीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और मेंटल हेल्थ में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन. एंड फिर नेक्स्ट टॉपिक होता है इंजॉयमेंट. जो हमारा सोशल रिलेशनशिप होता है वो हमें इंजॉय भी करवाता है. और ये जो होता है वो म्यूचुअल नीड्स आर मेट ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शन. ये जो नीड्स होती हैं हमारी, कि हमें फ्रेंडशिप करी है तो इससे हमें इंजॉयमेंट होगा. फिर सोशलाइजेशन का प्रोसेस ऐसा है. ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो म्यूचुअल नीड्स होती हैं. और सोशल इंटरेक्शन होता है जो हमारा समाज के साथ इंटरेक्शन होता है. फिर द सोशल रिलेशनशिप मस्ट बी लिमिटेड इन थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. जो सोशल रिलेशनशिप होता है वो लिमिटेड होता है. हमारी सोसाइटी में तो जो हमारा सोशल रिलेशनशिप होता है वो हमारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए. लेकिन जो हमारा थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है उसके साथ बहुत लिमिटेड होना चाहिए. जो हमारा सोशल रिलेशनशिप होना चाहिए, इंटीमेट रिलेशनशिप अकर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल. जो इंटीमेट रिलेशनशिप होती है वो 2 इंडिविजुअल के बीच में होती है, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हु हैव एन इमोशनल कमिटमेंट टू ईच अदर. जो इमोशनल कमिटमेंट होता है लाइक हस्बैंड वाइफ. इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इट हैज़ नो प्लेस. इस तरीके की रिलेशनशिप होती है उसका कोई प्लेस नहीं होता है. किसमें? थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में. फिर आता है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. क्या आता है? थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. हमें थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना ही है. इट फोकस ऑन द क्लाइंट नीड. क्या? क्लाइंट नीड्स. किसके? क्लाइंट की नीड पे फोकस करता है. एक्सपीरियंस, फीलिंग एंड आइडियाज़ इस पे वर्क करता है. जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नर्सिंग में. इट फोकस ऑन द क्लाइंट नीड्स, एक्सपीरियंस, फीलिंग एंड आइडियाज़. द थेराप्यूटिक नर्स का जो रिलेशन होता है वो बहुत बहुत अच्छा होता है पेशेंट के साथ. और जो थेराप्यूटिक का मतलब होता है वो होता है चिकित्सीय. मैंने आगे की वीडियो में भी बताया है, जो पार्ट 1 है. अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. और ये जो रिलेशनशिप बिटवीन नर्स द पेशेंट डिफर फ्रॉम बोथ. ये जो होता है वो दोनों से अलग होता है. क्या होता है? अलग होता है, डिफरेंट होता है. सोशल रिलेशनशिप जैसे हमने डिस्कस किया कि वो सोशलाइजेशन के लिए होता है, फ्रेंडशिप के लिए होता है, फैमिली के लिए होता है. और जो इंटीमेट रिलेशनशिप होता है वो किसके लिए होता है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ एंड ऑल दैट. तो जो होता है ये होता है रिलेशनशिप. ये दोनों जो सोशल और इंटीमेट रिलेशनशिप हमने आगे डिस्कस किया, उन दोनों से डिस्कस किया है. उन दोनों से क्या होता है? डिफरेंट होता है. और ये द नर्स इंटरेक्ट विद द क्लाइंट यूजिंग कम्युनिकेशन स्किल. आगे हम कम्युनिकेशन स्किल भी डिस्कस करेंगे. फिर आता है गोल ऑफ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप और गोल ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. फिर इसमें फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड हिज आर हर प्रॉब्लम. इसे गोल भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं. प्रमोटिंग सेल्फ केयर एंड इंडिपेंडेंस.
अंडरस्टैंड हिज हर ओन प्रॉब्लम। हिज हर ओन प्रॉब्लम मतलब उसकी प्रॉब्लम को समझेंगी, किसकी, क्लाइंट की, पेशेंट की, क्लाइंट की, पेशेंट की प्रॉब्लम को हमें समझना है, हमारा गोल यही है। फिर प्रमोटिंग सेल्फ केयर एंड इंडिपेंडेंस। हम प्रमोट करेंगे उसकी सेल्फ केयर को और इंडिपेंडेंस को। हम प्रमोट करेंगे कि आप अपनी केयर अपने आप से कर सकते हैं। मेंटली अनहेल्दी जो पर्सन होता है वो अपनी केयर अपने आप से नहीं कर पाता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो हम बताएंगे, उसे प्रमोट करेंगे उसकी सेल्फ केयर को और इंडिपेंडेंस को। टू आइडेंटिफाई द इमर्जिंग प्रॉब्लम, कि उसे कौन सी प्रॉब्लम हो रही है उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जो हम उसे उसके बाद क्या करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि आज अगर आप ये वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप कल ये वर्क कर पाएंगे और आप ये मेडिसिन लीजिए, आपको रिलीफ होगा। तो जो पेशेंट होगा वो अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम कर पाएगा। टू मैनेज द प्रेजेंट प्रॉब्लम, जो उसकी प्रेजेंट प्रॉब्लम होगी कि अगर उसे इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही है, तो हम उसे कहेंगे कि आप सोने का प्रयास करिए, आप अपनी आँखों को बंद करिए, सोचिए कि हम सोने वाले हैं एंड ऑल दैट। फिर फेज ऑफ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। फेज ऑफ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, फिर इसमें कौन कौन से 4 फेजेस होते हैं, प्री इंट्रैक्शन, ओरिएंटेशन, वर्किंग एंड टर्मिनेशन। ये जो होता है ये क्या होता है, ये 4 फेजेस होते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, प्री इंट्रैक्शन फेज से, कि पेशेंट से अभी इंट्रैक्ट नहीं हुई है नर्स। फिर जब उसका इंट्रैक्शन फेज आता है और ओरिएंटेशन फेज, उसके बाद फिर वर्किंग फेज, जब उसके साथ वो वर्क करती है, फिर क्या, टर्मिनेशन और एंडिंग फेज। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं एक एक करके ज़रा समझाती हूँ। क्या, प्री इंट्रैक्शन फेज। कौन सा, प्री इंट्रैक्शन फेज। दिस फेज इज स्टार्ट बिफोर द एक्चुअल इंट्रैक्शन विद द क्लाइंट। मैंने पहले भी बताया था कि क्लाइंट के मिलने से पहले ये इंट्रैक्शन फेज जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। दिस फेज बिगिन आफ्टर असाइनिंग अ क्लाइंट। जब हमें वो क्लाइंट असाइन होता है कि एसडीयू में ये पेशेंट इमरजेंसी से रिफ़र किया जाता है, कि एसडीयू में इस नाम के पेशेंट को इस नंबर के बेड पे असाइन करिए इस नर्स को। तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है कौन सा फेज़, प्री इंट्रैक्शन फेज़। फिर जो नर्स होती है उसके पास कॉल आता है, फिर नर्स जो होती है, द नर्स डील हर ओन एंजाइटी। वो अपनी एंजाइटी को कम करती है कि एक और पेशेंट आने वाला है, हमारा वर्कलोड और ज़्यादा हो जाएगा। वो अपनी एंजाइटी को कम करती है और डीलिंग विद ए साइकेट्रिक पेशेंट, और साइकेट्रिक पेशेंट से डील करने के लिए रेडी होती है। फिर द नर्स इनिशियल टास्क इज़ वन ऑफ द सेल्फ एक्सप्लोटेशन। जैसा कि मैंने बताया कि वो जो अपना टास्क होता है कि अभी एक पेशेंट और आ जाएगा, वो अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को करती है कि हमें उस पेशेंट से मिलना है, अपनी वर्कलोड उस पर नहीं जाने देना है कि हाँ हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ये सारी चीज़ें। रोल ऑफ नर्स इन प्री इंट्रैक्शन फेज़। क्या, रोल ऑफ नर्स इन प्री इंट्रैक्शन फेज़। जब पेशेंट प्री इंट्रैक्ट हो रहा है तो हमारा रोल क्या है, एक्सप्लोर एंड डील विथ ओन फीलिंग। क्या, एक्सप्लोर एंड डील विथ ओन फीलिंग। जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी ओन फीलिंग को एक्सप्लोर नहीं करना है और अपनी फीलिंग को रखना है। फिर गेदर डेटा अबाउट द प्लान फॉर फर्स्ट मीटिंग विथ पेशेंट। हमें पेशेंट के बारे में डेटा गेदर करना है। गेदर मीन्स कलेक्ट होता है, कलेक्ट करना है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कौन सी मेडिसिन है, क्यों पेशेंट आया है इस ड्यू में, क्यों उसे लाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ताकि अगर हमें पेशेंट के प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होगा तो हम पेशेंट से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये सारी बातें। फिर ओरिएंटेशन फेज़ क्या आता है, ओरिएंटेशन फेज़, दिस फेज़ स्टार्ट फ्रॉम द क्लाइंट एंड नर्स विल फेस टू फेस इंटरेक्ट। जब पेशेंट जो होता है वो वार्ड में एंट्री कर रहा होता है तब ये फेज़ जो होता है वो स्टार्ट होता है, ओरिएंटेशन और इंटरेक्शन फेज़। दिस फेज़ स्टार्ट टू फेस इंटरेक्शन।
इंट्रैक्शन, जब फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है तब ये फेज स्टार्ट होता है। इन दिस फेज नर्स एंड पेशेंट मीट फर्स्ट टाइम। जो ये फेज होता है वो पेशेंट और नर्स जो होते हैं वो फर्स्ट टाइम मिलते हैं। द रोल ऑफ नर्स इन ओरिएंटेशन फेज, ये जो मैंने रोल ऑफ नर्स लिखा है ये मैंने छोटा छोटा लिखा है ताकि आप लोगों को इसे अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकें और समझ सकें कि हमें कैसे लिखना है। कि पहले ये पहले फेज़ का नेम लिखना है, उसके बाद फिर रोल ऑफ नर्स इन ओरिएंटेशन फेज। इससे आप लोगों का एक जो एग्जामिनर होगा उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। फिर आता है द गोल ऑफ ओरिएंटेशन फेज टू गेट टू नो द पेशेंट, क्रिएट रैपोर्ट, इस्टेब्लिश केयर एंड अंडरस्टैंड एंड बिल्ड ट्रस्ट। जो पेशेंट होगा उसका जो गोल ऑफ ओरिएंटेशन फेज है कि जो हमारा गोल ऑफ ओरिएंटेशन फेज है, गेट टू नो द पेशेंट, क्रिएट रैपोर्ट। क्या है हमारा सबसे पहला रोल कि हमें पेशेंट से रैपोर्ट इस्टेब्लिश करनी है। रैपोर्ट मीन्स पोलाइटली इंटरेक्ट करना है हमें पेशेंट के साथ। वो पहले ही मेंटली अनहेल्दी पर्सन है, हम उससे जाके गुस्से में बात करेंगे कि हमारे पास बहुत काम है, क्यों, क्या हुआ तुम्हें, कैसा है, क्यों है, इसलिए है। तो वो जो पेशेंट होगा वो इरिटेट होगा और वो उस वार्ड में रहने से डरेगा या उसको एंजाइटी फील होगी। तो हमें अपने एंजाइटी को कम करके पेशेंट की से पोलाइटली रेपोर्ट इस्टेब्लिश करनी है। रेपोर्ट मीन्स बातचीत करना है बहुत पोलाइटली। इस्टेब्लिश केयर एंड अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्ड ट्रस्ट, और क्या करना है उसकी प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंडिंग हमें कि वो कह रहा है तो हम तुरंत समझ जाएं। फिर क्या करना है, बिल्ड ट्रस्ट, जब वो कुछ करने वाला होगा हम समझ जाएंगे तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये नर्स जो है वो अच्छी है, हमारी केयर अच्छे से करेगी। फिर गैदर डाटा इंक्लूडिंग पेशेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हमें पेशेंट के स्ट्रेंथ और वीकनेस पे क्या करना है, डेटा गैदर करना है ताकि हम उसकी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ रहने दें और वीकनेस को स्ट्रेंथ बना दें। डिफाइन नर्सिंग प्रॉब्लम एंड प्लानिंग फॉर इंटरवेंशन, हम क्या करेंगे, जो नर्सिंग की प्रॉब्लम होगी उसे हम बताएंगे कि आपका जो कंप्लीट हो गया है, आपकी जो केयर थी वो कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपका जो आपकी इंट्रैक्शन फेज थी वो कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपको मेडिसिन लेनी है, आपको कैनुला लगाना है या ड्रिप लगानी है, या आपको ये मेडिसिन खानी है, ओरली इनटेक करनी है, या आईवी फ्लूइड लगाना है। ये सारे वर्क जो होंगे वो नर्स के स्टार्ट हो जाएंगे। उस फेज़ को क्या कहेंगे, वर्किंग फेज़ कहेंगे। वर्किंग फेज शुड बिगिन व्हेन द नर्स एक्सपेक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इस्टेब्लिश द गोल। जो नर्स होगी वो अपनी वर्किंग फेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगी और जो इस्टेब्लिश करेगी अपने गोल को कि हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। इन दिस फेज द क्लाइंट एंड नर्स विल वर्क टुगेदर। इस फेज़ में जो क्लाइंट होगा और जो नर्स होगी वो दोनों वर्क करेंगे। जो पहले के 2 फेज़ थे उसमें क्या हो रहा था, जो नर्स थी वो प्री इंट्रैक्शन फेज़ में पहले अपने आप से ही वो पेशेंट के बारे में डेटा गैदर कर रही थी और पेशेंट के प्रॉब्लम को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए वो डेटा कलेक्ट कर रही थी, लेकिन उसमें पेशेंट का कोई रोल नहीं था। फिर सेकंड था ओरिएंटेशन फेज, इसमें भी कोई भी रोल नहीं था पेशेंट का। फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो रहा था लेकिन पेशेंट का कोई रोल नहीं था कि क्या है क्यों है। जो था वो नर्स का ही अप्रोच था कि रिपोर्ट इस्टेब्लिश कर रही है, सारा सब कुछ कर रही है। फिर क्या है वर्किंग फेज। वर्किंग फेज में क्या है, नर्स और पेशेंट दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और गोल को इस्टेब्लिश करना है कि पेशेंट को भी समझना है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कि मुझे नर्स के साथ ऐसा नहीं करना है, और जो नर्स होगी वो भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और गोल को समझेगी कि हमें पेशेंट के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे पेशेंट इरिटेट हो। इन दिस फेज द क्लाइंट एंड नर्स विल वर्क टुगेदर। जो इस फेज होगा इसमें नर्स और पेशेंट दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। अगर जो नर्स होगी वो दे रही होगी, क्या दे रही होगी, मेडिसिन, तो उसको
क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को इनटेक करना पड़ेगा। अगर आईवी फ्लूइड लगा रही है तो उसे अपना हाथ देना पड़ेगा कि हाँ लीजिए, लगा दीजिए। तो इसमें क्या होता है, दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। और फिर क्या होता है, पेशेंट डेवलप इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन द नर्स एंड द पेशेंट। जो उसकी पेशेंट की इमोशनल डिपेंडेंसी होती है वो नर्स पर हो जाती है। रोल ऑफ नर्स इन वर्किंग फेज, जो गैदर फर्दर डेटा, एक्सप्लोर रिलेवेंट स्ट्रेस। हमें फर्दर जो डेटा होगा, फर्दर डेटा एंड एक्सप्लोर रिलेवेंट स्ट्रेस। प्रमोट पेशेंट डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। हमें प्रमोट करना है, क्या करना है, वर्किंग फेज में ही जो है ये है प्रमोट करना है क्या, पेशेंट की इंसाइट को। इंसाइट मीन्स अंदर की, जैसे जो मेंटली अनहेल्दी पर्सन होते हैं वो अंदर से बहुत वीक होते हैं, हमें उनकी इनसाइट, उनके अंदर को क्या करना है, स्ट्रेंथ करना है, मजबूत करना है। ऑफ कंस्ट्रक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म, और उनको कोपिंग मैकेनिज्म जो होता है, अगर वो उनका कोपिंग मैकेनिज्म प्रॉपर वर्क कर रहा होता तो वो मेंटली अनहेल्दी होते ही नहीं। हमें उनको कोपिंग मैकेनिज्म के बारे में बताना है। अगर उनसे गलती से कुछ भी गिर भी जाता है तो हम देख रहे हैं कि हाँ कि उनसे गिर रहा है, लेकिन हमें बताना है कि हाँ गलती से गिर गया, इसमें उसकी कुछ गलती नहीं है। अगर ऐसा कुछ है कि इसमें पेशेंट की कोई गलती नहीं है, ये मेरी गलती की वजह से गिर गया है, तो जो पेशेंट होगा वो समझेगा कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, ताकि हम पेशेंट भी कहेगा कि हाँ हाँ मेरी गलती नहीं है। तो जो होगा वहाँ पे वो कोपिंग मैकेनिज्म बिल्ड होगा। फिर इवेल्युएट प्रॉब्लम एंड गोल और रिलेटेड टू पेशेंट डिसीज़ कंडीशन। हमें इवेल्युएट करना है क्या, पेशेंट की प्रॉब्लम को, क्या करना है, पेशेंट की प्रॉब्लम को इलिवेट करना है, एंड गोल रिलेटेड टू पेशेंट डिसीज़ कंडीशन। और हमें गोल इस्टेब्लिश करना है रिलेटेड टू डिसीज़ कंडीशन, कि पेशेंट को कौन सी डिसीज़ है, क्या है, अभी स्टार्टिंग फेज़ है, डिसीज़ की भी प्राइमरी फेज़ है, सेकेंडरी फेज़ है, क्या है। फिर आता है टर्मिनेशन फेज़। टर्मिनेशन फेज़ मीन्स द गोल ऑफ टर्मिनेशन फेज टू स्टॉप द रिलेशनशिप। इसमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप जो हमारे पेशेंट के साथ है उसे स्टॉप कर देना है। रोल ऑफ नर्स टू टर्मिनेशन फेज, एक्सपेक्ट एंड इस्टेब्लिश द रियलिटी ऑफ सेपरेशन एंड प्लानिंग फॉर द डिस्चार्ज। हमें क्या करना है, प्लानिंग फॉर डिस्चार्ज करना है। और म्यूचुअली एक्सप्लोर फीलिंग ऑफ रिजेक्शन। जो पेशेंट फील कर रहा है कि पेशेंट जो नर्स है वो मुझे रिजेक्ट कर रही है, लॉस ऑफ सैडनेस एंड एंगर, उसे हमें एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करना है कि अब आप ठीक हो गए हैं, अब आप जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट और फीलिंग बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारे थॉट और आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग टू कन्वे फैक्ट, डेटा। फिर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, इमोशन, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ और फीलिंग, इन्फ्लुएंस एंड परस्यूड पीपल टू कन्वे expression of thought and emotion, sharing of ideas or feeling, influence and pursued people to convince or pursuit to other, coordination, ensure action and achieve common goal, building relationship of talking, concern and अंडरस्टैंडिंग। क्या करना है, ये जो कम्युनिकेशन स्किल होगी, ये कम्युनिकेशन जो शेयरिंग आइडियाज़ और ये होता है जो मैंने अभी पहले बताया, ये नहीं होता है, ये होता है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और फिर इसमें जो होते हैं वो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आ जाते हैं। फिर क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, और बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं लेवल। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, इन लेवल को पढ़ना है। कौन से लेवल को,
पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसमें जो पेशेंट होता है वो विद इन वन सेल्फ वो बात करता है अपने आप से, और जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू आर मोर पर्सन के बीच में होता है, और जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है एमंग स्मॉल ग्रुप आर लार्ज ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। ऑर्गेनाइजेशनल जो कम्युनिकेशन होता है, आगे आप लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल जो कम्युनिकेशन होता है वो, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के ये सीईओ हैं और ये एक कॉमन एम्प्लॉय है, ये ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है। अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और ये एम्प्लॉय है और ये सीईओ हैं, और ये सीईओ हैं और ये एम्प्लॉय है, और ये एम्प्लॉय जो है वो सीईओ को बता रहा है कि ये सारी कमियां हैं, ये हैं। तो ये क्या होता है, ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड जो होता है ये दोनों आ जाते हैं किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में। जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, एक टीचर बात करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन हुआ। ऑफिस, जैसे ऑफिस कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, उसमें जो वर्कर्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन हुआ। मास कम्युनिकेशन, जैसे यूट्यूब पे आप लोग मुझे देख रहे हैं, ये कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है, तो ये क्या है, ये मास कम्युनिकेशन है। फेसबुक, ईमेल, व्हाट्सएप, ये सब इससे जो हम बातें करते हैं वो क्या होता है, चैटिंग व्हाट्सएप पे आजकल बच्चे बहुत करते हैं, ये क्या है, मास कम्युनिकेशन है। एलिमेंट एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि अगर सेंडर नहीं होगा तो मैसेज कैसे होगा, तो इससे आपको याद रहेगा कि पहले सेंडर फिर मैसेज, सीक्वेंस वाइज याद करने के लिए। फिर इनकोडिंग, अगर मैसेज होगा तभी तो इनकोडिंग करेगा, जो लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा अपने सिंबल्स में। तो वो कैसे कन्वर्ट करेगा, जब तक हम मैसेज नहीं देंगे। जो एक पर्सन होगा जो वो सेंडर नहीं होगा, वो पर्सन को हम सेंडर मान लेते हैं। उसके बाद फिर क्या, मैसेज की, अगर उसके पास कोई मैसेज नहीं होगा तो वो इनकोड कैसे होगा, फिर इनकोड सिंबल्स में कैसे ट्रांसफ़र होगा। फिर क्या, चैनल नहीं होगा कि व्हाट्सएप से हमें भेजना है, फेसबुक से हमें भेजना है, इंस्टा से हमें इसके पास दिल भेजना है या क्या करना है, तो वो क्या होगा, चैनल हो गया। क्या हो गया, चैनल हो गया। अगर चैनल नहीं होगा फिर क्या होगा, रिसीवर नहीं होगा। अगर इंस्टा नहीं होगा तो इंस्टा पे पीछे लड़का है लड़की है इससे नहीं मतलब है, लेकिन चैनल के थ्रू ही तो है, चैनल के थ्रू ही तो है। फिर क्या होगा, रिसीवर, वो जो चैनल के पीछे है वो क्या है, वो रिसीवर है आपकी। फिर क्या है, डिकोडिंग मीन्स क्या होता है, डिकोडिंग जो अंडरस्टैंड करेगी प्रॉब्लम को कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो तभी तो होगा जब रिसीवर होगा तभी तो वो डिकोड करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा। फिर क्या होगा, तभी तो वो फीडबैक देगा कि हाँ आपके साथ वर्क करना है, नहीं करना है, हमें आपको अपनी नोट्स शेयर करनी है कि नहीं शेयर करनी है। आपकी प्रॉब्लम को जब समझेगा तभी तो फीडबैक देगा। तो ये कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, फीडबैक। जब तक फीडबैक नहीं आता तब तक लगता है कि कम्युनिकेशन अधूरा है। फिर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इट इज़ ऑफिशियल फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कैजुअल। ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो बोलकर और लिखकर भी किया जा सकता है, ओरल एंड रिटल। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, इससे होता है। फिर फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, ऑफिस के एम्प्लॉय का बॉस से बात करना या स्टूडेंट का टीचर से बात करना, ये क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है, फ्रेंड, बिटवीन फ्रेंड। जो फ्रेंड होता है वो दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा होता है, या जो फैमिली का कोई मेंबर होता है वो दूसरे फैमिली मेंबर से बात कर रहा होता है, तो ये क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फिर विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू इमेज, चार्ट, कार्ड। ये जो विजुअल कम्युनिकेशन होता है उसे हम जैसे हेल्थ एजुकेशन देते हैं कम्युनिटी एरिया में या हॉस्पिटल में, तो ये
कौन सा कम्युनिकेशन हो जाता है, वो विजुअल कम्युनिकेशन हो जाता है। चार्ट का, फ्लैश कार्ड का, लीफ कार्ड का, टीचर्स के बहुत सारे झंझटों का जो हम बनाते हैं मेहनत करके, फिर ले जाते हैं दिखाते हैं, फिर जो कम्युनिटी वाले होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो हॉस्पिटल वाले जो होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, फिर ये क्या होता है, इमेज होता है। कौन सा, विजुअल कम्युनिकेशन। फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन, जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन होते हैं क्या होते हैं, इमोशनल स्टेट, कल्चरल डिफरेंस, लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल स्टेट्स, नॉन वर्बल कॉज, फीडबैक, इन एनवायरनमेंट। इमोशनल स्टेट मतलब हमारा इमोशनल स्टेट नहीं सही है और हमारा हम इमोशनल हैं कहीं, और कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है और हमने उसे डांट दिया, तो ये क्या हो गया, एक बैरियर आ गया। क्या आ गया, बैरियर आ गया, इमोशनल बैरियर आ गया, कल्चरल बैरियर आ जाता है। बैरियर में भी हम यही लिख सकते हैं, बस पीछे ये जो स्टेट है इसको बैरियर कर देंगे। फिर ये कल्चरल बैरियर आ जाते हैं, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है और आपको हिंदी नहीं आती है, हम आपको हिंदी में बता रहे हैं, आप हमें इंग्लिश में बता रहे हैं, ना आपको कुछ समझ में आ रहा ना हमें कुछ समझ में आ रहा, तो ये हो जाता है लैंग्वेज बैरियर। फिर इमोशनल स्टेट मैंने अभी बताया ही। फिर नॉन वर्बल कॉजेज़ की, मुझे आपके जो पोस्चर या आई कांटेक्ट या हैंड मूवमेंट नहीं समझ में आ रही है, तो ये नॉन वर्बल कॉजेज़ हो जाते हैं। फिर फीडबैक आ जाता है कि आपने मैसेज आपके पास पहुंचा तो लेकिन आपने फीडबैक रिप्लाई नहीं दिया, तो जो पर्सन है इसे ये सैड है कि मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसने देखा कि नहीं देखा, क्या हुआ, क्या सोच रही है, क्या है, कैसा है, तो ये सारी बातें। फिर आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत आवाज़ हो रही है उस हवा से, और आप कहने की कोशिश कर रहे हैं और हवा जो है वो अपोजिट साइड में चल रही है, तो जो आपकी आवाज़ है अपोजिट साइड में बहुत ज़्यादा जा रही है और जिसके पास आपको भेजना है वो उसके पास आवाज़ नहीं जा रही। जैसे आप छत पे से अपने पड़ोसन को कह रहे हैं कि सुनिए, और दूसरे पड़ोसन सुन के आ जाती हैं आपकी घर वाली, फिर आपका जो हाल होता है, तो वही सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाते हैं